या वो करना चाहता है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज समझ गए, चाहे वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई करे, कोई फ्लैट बाई करे, कोई प्लॉट बाई करे, एनीथिंग, या तो उसको रहना है या इन्वेस्टमेंट करना है। सिंपल है। इन्वेस्टमेंट दो चीजों के लिए होता है। आप जब ये 5 मिनट क्लाइंट के साथ बैठोगे ना तो आप उसको आसानी से समझा पाओगे, इसलिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हमेशा दो चीजों के लिए होता है। एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब आपके पास जो भी कैपिटल है, कैपिटल मतलब आपके पास जो मनी है, आप कोई पैसा लगाना चाहते हो वो एप्रिशिएट हो। आज आपने कोई पैसा लगाया, आज से 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल के अंदर कितना पैसा मेरा एप्रिशिएट होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा होता है रिटर्न। रिटर्न बोलते हैं कि जो मैंने पैसा लगाया उसके ऊपर मेरे को क्या रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो मंथली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे पर डे का हो, मेरे को क्या उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। इन दो चीजों के लिए एप्रिसिएशन होता है, इन दो चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट आदमी कहाँ कहाँ करता है, मेरे को थोड़ा सा वो भी चाहिए, आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। मुझे बताओ, जो भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करता है? कोई भी एनीथिंग जो आपके मन में आता हो। आपने अपने देखा होगा अपने पिताजी को, अपने चाचा ताऊ बाबा को, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? स्टॉक मार्केट, एक हो गया, सबसे पहले आगे एक एक करके ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट, अगला पॉइंट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स, अगला पॉइंट और प्रॉपर्टी, गोल्ड और प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट हो गया। और ध्यान करो, और कहाँ पैसे लगाते थे पहले लोग, क्या करते थे, या अब लोग क्या करते हैं? आजकल बहुत नया चल रहा है क्रिप्टो। और कुछ आपके ध्यान में आता हो? बहुत सारे लोग एफडीज करते हैं, शेयर मार्केट, आगे स्टॉक मार्केट और एनीथिंग। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। यहाँ तक लोग ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या इनमें से अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट कोई ऐसी चीज है जो आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ रिटर्न भी देती हो? नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है और एक मंथली या ईयरली आप रिटर्न भी कमा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में सपोज करो आपने 5,000 रुपए लगा दिए, सपोज करो, तो क्या होगा? या तो ये बढ़ के 5 लाख हो जाएगा, मैं कुछ भी फिगर ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल, या ये कम हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, लेकिन ये आपको कोई भी मंथली या डेली बेसिस पे कोई रिटर्न नहीं दे रहा। तो या तो ये अप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा। तो सिर्फ यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, डेप्रिशिएशन हो सकता है, और आपके कंट्रोल से बाहर का मार्केट है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कोई एप्रिसिएशन नहीं होता। आज आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए, आप सुनिए, म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? आपको 4 से 5% मैक्सिमम आरओआई देते हैं। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया इस पे ईयरली 4 से 5% का आपको रिटर्न देते रहेंगे। मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए पे 4 से 5,000 रुपए सालाना आपको एक रिटर्न आना लग गया। ये म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। कोई आपका 1 लाख का 1 लाख रहा, वो नहीं बढ़ेगा कभी भी, चाहे आप इसको 100 साल रख के रखो। जो आप डेली कमा रहे हो, जो मंथली कमा रहे हो, उससे वो रिटर्न आता रहा। ये 1 लाख एज इट इज है, एप्रिसिएशन नहीं होगा। सेम विद गोल्ड। गोल्ड का प्राइस या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो कोई रिटर्न नहीं देगा आपको कि रखे रखे आपको गोल्ड कुछ दे जाएगा, नहीं देगा। सेम विद क्रिप्टो, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो कम होगा, कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सेम विद एफडीज। एफडीज भी आपको 4 से 5%, 5.5% का ओनली आरओआई देगी, इसके अलावा कोई चीज नहीं। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के अंदर एक यही चीज आती है जो आपको एप्रिसिएशन भी देती है और डेप्रिसिएशन के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम मिलेंगे जहाँ प्राइस आपको कम हो गया हो। तो एप्रिसिएशन के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और आपको एक रिटर्न भी देती रहती है। पहला फंडा ये। तो आप कोई भी आदमी, आपको कस्टमर कभी ऐसा मिलता है ना जो बोलता है यार मैं क्या करूंगा, प्लॉट लेके मैं क्या करूंगा, तो उसको आप यहाँ से इस कंसेप्ट से समझा सकते हो कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए भी है, 7 लाख रुपए, इसका करोगे क्या? तो उसको आप ये चीज समझाओ कि आप इस पैसे को कहाँ कहाँ लगा सकते हो। उससे पूछो, उसके पॉइंट्स लिखो कि हाँ ये लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। वो 10 पॉइंट बता देगा, यहाँ लगा दो। फिर उसको समझाओ क्या तुमने जो धंधे बताए उसमें कोई भी ऐसा है जो आपको अप्रिशिएट भी करके दे और आपको कुछ ईयरली या मंथली रिटर्न भी देना शुरू कर दे, कि नहीं है? तो फिर आप उसको लेके आगे रियल एस्टेट के ऊपर के अब आगे समझ में कि आपको रियल एस्टेट लेना है। अब रियल एस्टेट में क्या लेना है, अब उस चीज का है।
वैसे ये लंबा हो जाएगा सेशन, थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं वहीं पे आ जाऊंगा। रियल एस्टेट में आपको बायर्स कई तरीके के मिलेंगे। उनको बोला रियल एस्टेट में किस किस तरीके की प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, समझ गए? इतना तो समझ गए। रियल मतलब जो असली है, एस्टेट मतलब संपत्ति, जो आपकी अचल संपत्ति है उसको बोलते हैं रियल एस्टेट। हिंदी में इसका मतलब है अचल संपत्ति आपकी, ये रियल एस्टेट है। ये ना बेसिकली मोटा मोटा दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है कमर्शियल, एक होती है रेजिडेंशियल। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जहां पे आप कुछ व्यवसाय कर सकें, दैट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर शॉप आ जाती है, ऑफिसेज आ जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, ये सारी होती है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। रेजिडेंशियल के अंदर प्लॉट्स आ जाते हैं, फ्लैट्स आ जाते हैं, विलाज आ जाते हैं, पेंट हाउसेज, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, इस तरीके की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आती है। प्लॉट सब आप आराम से समझते हो, जो खाली जमीन के टुकड़े प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, अपार्टमेंट्स होते हैं एक फ्लोर के ऊपर मल्टीपल यूनिट्स हैं तो फ्लैट हो गया, फिर फ्लोर्स होते हैं एक फ्लोर के ऊपर एक ही अपार्टमेंट है उसको फ्लोर बोल देते हैं, विलास जमीन से बना हुआ मकान है उसको विला बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज आते हैं, ये सब होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज आप जिस प्राइस रेंज की चीज वो कर रहे हो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी कमर्शियल नहीं आएगा। पहली चीज, आपके मैक्सिमम जो क्लाइंटेज है उनको ये समझाओ सर मेरे पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, कभी भी किसी क्लाइंट को ना मना मत करो, आप बोलो उसको एक आधे ऑप्शन दो, सर से पूछ के रखो कि सर एक दो ऑप्शन बता दो कमर्शियल हम कहाँ देते हैं, उनको बताओ सर मेरे पास 50 लाख से लेके 1 CR की या 1.5 CR की ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जिनके अंदर आपको डे 1 से इतना रेंटल आना शुरू हो जाता है। तो उनको यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हो कि आपका इतना बजट है, वो कहते हैं नहीं मेरा इतना बजट नहीं, उसके बाद आप उसको इस कैटेगरी में लेके आओ, जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है कई लोग डिफर करें, फिर उसके बाद आप अपनी कैटेगरी में लेके आओगे अपने हिसाब से। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं चला जाएगा, सबके प्लसेज हैं सबके माइनसेज हैं। फ्लैट्स का उसको दिखाओगे कि आपने रहना नहीं है तो सेल्फ यूज के लिए जाना नहीं है, प्लॉट्स के ऊपर आपने इनडायरेक्टली उनको गिराना है। अब मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं तुम्हें मेन मुद्दे पे लाना चाह रहा हूँ, आपको इस स्लाइड से उसको प्लॉट के ऊपर लेके आना, प्लॉट का फायदा दिखाना है। कैसे? प्लॉट एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मैक्सिमम मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, प्लॉट बोलते हैं ना, हमारे बाप दादा बोल के जाते थे, पुश्ते बोल के जाते थे, ऐसी चीज लो जो पुश्तों तक आपकी रहे। तो प्लॉट ही इकलौती ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी रहेगी, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। तीसरी चीज, प्लॉट के ऊपर आप मल्टीपल फ्लोर्स बना के आगे हिस्से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्लॉट के अंदर एड ऑन आप कर सकते हो, और प्लॉट को इजी टू रीसेल होता है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे आसान बिकने वाली प्रॉपर्टी प्लॉट होती है, तो मार्केट में आप कस्टमर को भी बोलोगे वो भी समझ में आता है। तो इस तरीके से आपने गिरा के प्लॉट पे लेके आना है। अब आगे कि सर हाँ ठीक है, अभी क्लाइंट इतने तक आ गया कि मेरे को प्लॉट लेना है, अब उसको आपने कंपैरिजन दिखाना है, आपने जहां बेचना उस जगह को आपने ऊपर करना है, सिंपल। मान लो कोई क्लाइंट आपसे बहुत सारे मिलेंगे, अगर आप आज आप टप्पल फोकस कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम क्लाइंटेज आपके मेरे हिसाब से गुड़गांव और दिल्ली के होंगे, तो वो लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, यार मैं इतनी दूर क्या करूंगा, मैं टप्पल में ही ले लेता हूँ, गुड़गांव में ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, वहाँ ले लेता हूँ। ये इशू आ रहा होगा सबके साथ, मैं इतनी दूर जाके क्यों लूंगा? इसका बहुत अच्छे से आंसर आपने देना है। गुड़गांव वर्सेस नोएडा, या नोएडा भी आप छोड़ दो, समझाओ, गुड़गांव वर्सेस जेवर, डायरेक्ट जेवर पे चला जाता हूँ, मैं नोएडा तक नहीं जा रहा। गुड़गांव वर्सेस जेवर, सर यहाँ लेने में और वहां लेने में आपको क्या फर्क है, उसको ये समझो। गुड़गांव नॉर्थ इंडिया की साइबर सिटी है, आप समझ लो, पूरे नॉर्थ इंडिया की साइबर सिटी है एक तरीके से, और ये ऑलरेडी ना गुड़गांव का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट होता है हर शहर का और हर किसी भी प्रॉपर्टी का ना एक हाईएस्ट पीक पॉइंट आता है कि इस तक जाएगी, इससे ऊपर प्रॉपर्टी नहीं। आज आप मेरे से कहो कि मेरे को वहां पे चांदनी चौक पकड़ लो या कनाट प्लेस के अंदर कोई दुकान लेनी है, आज आप एक दुकान ले लो, आज से 5 साल 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, थोड़ी बहुत कमी होगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो गुड़गांव ऑलरेडी एप्रिशिएट हो चुका है। गुड़गांव ऑन एन एवरेज 2000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से बिकना शुरू हुआ था। शायद आपको जान के हैरानी होगी, डीएलएफ ने फेज 1 के अंदर 2000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट काटे थे, डीएलएफ फेज 1, जहां से गुड़गांव की शुरुआत होती है। उसके बाद यूनिटेक आया था, जिसने अंसल के नाम से सुशांत लोक्स बनाए थे, उसने भी प्लॉटिंग करना शुरू करा था। उसके बाद फिर हुड्डा ने वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप करे, अपने सेक्टर्स डेवलप करे। तो 2000 रुपए गज से शुरू हो गए, आज डीएलएफ फेज 1 के अंदर 4.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है।
तो इतना ज्यादा एप्रिसिएशन गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो उनको ये समझना है कि गुड़गांव ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुका है। मैं आपको एक ऐसी लोकेशन बता रहा हूं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। बोलते हैं ना कि बच्चे की बुद्धि का मैक्सिमम जो विकास है ना वो पहले 3 साल की उम्र में हो जाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो उनको यही समझाना ये शहर अभी बच्चा है, ये शहर अभी बच्चा है, ये बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज में। आज आप यहाँ थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत मैक्सिमम रिटर्न्स कमा सकते हो। 2000 से 4.5 लाख रुपए गज तक पहुंचे यहाँ प्लॉट, कितने % का रिटर्न हो गया? कैन यू इमेजिन? 2000 रुपए गज से 4.5 लाख रुपए गज, 9000% का रिटर्न कमाया है लोगों ने। एप्रिसिएशन 9000%। सर अगर 9000% का मतलब ये है, अगर सर आप आज 10 लाख रुपए लगा तो मैं कह रहा हूँ इस प्राइस रेंज तक नहीं पहुंचा। ये कितने साल की कहानी है? 30 ईयर्स ओनली, 30 साल की कहानी है सारी की सारी। ऐसा नहीं है बहुत बहुत बड़ी पुरानी कहानी है। सर कितनी उम्र होती है? 30 साल की। आज आप लगाना शुरू करोगे, आपके बच्चे की शादी की उम्र तक 30 साल निकल जाएंगे, तो तब तक आप इतने तक एप्रिसिएशन में पहुंच सकते हो। उसको थोड़ा सा हल्का सा विजन ये भी दिखाना। उसके बाद में वहां है क्या, अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। आपने थोड़ा सा जेवर तक उसको वहां तक ले गया कि हाँ मैं एक ऐसी जगह पैसा लगा सकता हूँ जो डेवलपिंग स्टेज में हो। अब वहां ऐसा है क्या है कि हम उसको बता सकते हैं डेवलपिंग स्टेज में, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे से समझ लो, मैं आपको रूट प्लान समझाता हूँ। है क्या वो लोकेशन, क्या है? आप लोगों में से देखी सब लोगों ने, मैक्सिमम सबने देखी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ एक्चुअली में लोकेशन क्या है। ये अच्छे से समझ लेना, ये दिल्ली है। मैं आपको पूरा एनसीआर बताता हूँ है क्या बेसिकली रीजन। एनसीआर इज नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के आसपास का जो एरिया, कैपिटल के आसपास का 100-150 किलोमीटर का एरिया, उसको एनसीआर बोलते हैं। दिल्ली के आसपास एक तरफ लगता है नोएडा, ठीक है, एक तरफ लगता है गाजियाबाद, एक तरफ लगता है गुड़गांव, गुड़गांव और नोएडा के बीच में लगता है फरीदाबाद, इस तरफ लगता है सोनीपत, पानीपत, करनाल। तो इस तरफ दिल्ली को 4 मेजर एक्सप्रेसवे हैं जो कनेक्ट करते हैं। अगर दिल्ली से आप सोनीपत, मुरथल की तरफ जाते हो तो यहाँ आता है NH1 जो कि सीधा आपको ले जाता है चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, अंबाला होते हुए चंडीगढ़, अमृतसर तक के लिए जाता है। दिस इज NH1। अगर आप गुड़गांव की तरफ चलते हो तो यहाँ आता है NH8 जो आपको मानेसर, धारूहेड़ा, भिवाड़ी होते हुए सारा का सारा जयपुर, अजमेर तक ले जाता है। दिस इज NH8। अगर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ चलते हो तो ये एक्सप्रेस आता है NH24 जिसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम हो गया NH9। ये आपको ले जाता है सीधे हापुड़, मुरादाबाद, नैनीताल और मेरठ भी निकल जाता है। तो जो मेरठ निकल जाता है दिस इज नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3। इसके बाद अगर आप फरीदाबाद की तरफ चलते हो, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, आपने अगर नाम सुना इसी रोड पे फरीदाबाद के आता है बल्लभगढ़, फिर आता है पलवल, ये सीधा आपको ले जाता है आगरा। दिस इज NH2। ये 4 मेजर हाईवेज हैं जो दिल्ली NCR को कनेक्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ अब क्या हुआ। अब दिल्ली के अंदर आपने बीच में बहुत सारी न्यूज सुने होंगे कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ट्रैफिक जैम की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जिसकी वजह से दिल्ली को कई बार आपने देखा हो जब दिवाली के आसपास आने का टाइम होता है ना तो सारे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देती है NGT। बहुत सारी जगह बहुत सारे ऑड इवन नियम शुरू हो जाता है। क्या रीजन? पॉल्यूशन की वजह से, और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा कम हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा एक मेजर कारण था जो दिल्ली के अंदर बाहर से लोग आते हैं, बाहर से गाड़ियां आती हैं। तो अब क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि दिल्ली को बाहर से पूरा एक आउटर रिंग रोड बनाते हैं। तो दिल्ली के आउटर में एक रिंग रोड बनाया गया जो कि सोनीपत से पहले एक जगह पड़ती है कुंडली, कुंडली से शुरू होके NH8 पे एक जगह पड़ती है मानेसर, आपने सुना होगा। मानेसर से आगे पंचगांव पड़ता है। मानेसर से होते हुए सीधे जाता है पलवल, और पलवल से ये जाता है गाजियाबाद में एक जगह पड़ती है डासना, डासना जेल पड़ती है आपको, और डासना से फिर ये लौट के कुंडली। ये ऐसे पूरा आउटर एक रिंग रोड बनाया पूरे दिल्ली NCR का, जिससे किसी भी बंदे को इन शहरों के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर मान लो एक बंदे को इधर जाना है तो यहाँ से वो आके ऐसे ही निकल के जा सकता है, एक बंदे को वहां जाना है तो यहाँ से ऐसे ही जा सकता है रूट। आप समझ रहे हो, ये प्लान है पूरा का पूरा। अब क्या हुआ, ये बना दिया। अभी गुड़गांव से
जैसे ये NH2 इसके पैरेलल एक रोड और जाता है गुड़गांव राजीव चौक से, जिस रोड पे आप बैठे हो, दिस इज सोना रोड। ये NH248A, 248A ये नाम बदल गया था ना शायद इसका भी। अच्छा, NH248A है ये, इसको बोलते हैं गुड़गांव अलवर हाईवे। जो सोना रोड आपने नाम सुना ना, ये सोना होते हुए ले जाएगा आपको अलवर तक। इसी रोड पे KMP से पहले, सोना से पहले एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सोना से पहले यहां से कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आप अभी यहां तक क्लियर है लोकेशन? इसी सोना रोड पे आप आगे चलोगे तो सोना से पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। ये बताऊंगा ये किस प्रोजेक्ट के से, आपको वहां तक भी पहुंचूंगा। अब नोएडा से, जैसे गुड़गांव से अलवर के लिए हाईवे, अब क्या हुआ, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, आपने शायद सुना होगा, दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है IGI। ये जो कुंडली से मानेसर होते हुए पलवल के लिए जो रिंग रोड है, इसको बोलते हैं KMP एक्सप्रेसवे। कुंडली मानेसर पलवल KMP, और इसको बोल देते हैं सदर्न पेरिफेरल, सदर्न पेरिफेरल रोड SPR। और कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल, दिस इज KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल। ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल, WPR EPR, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर एक IGI एयरपोर्ट है, आपने सुना होगा। अब क्या हुआ, IGI एयरपोर्ट में सिर्फ 2 रनवे, शायद आपको नहीं पता होगा, 3 रनवे IGI एयरपोर्ट के अंदर है। अब इसके ऊपर ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा हो गया, कमर्शियल लोड बहुत ज्यादा हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने मिलके एक नया एक्सप्रेसवे डिसाइड किया, जो कि नोएडा से करीब 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह पड़ती है जेवर, जहां पे आ रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके लिए नोएडा से कनेक्टिविटी है। इस पे मैं ऑडिट, ये सबका हो गया, मैं थोड़ा सा हाँ भैया, आगे हाँ ये नहीं, सुभाष शुक्ला। ये आप समझो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले जा रहा हूँ आपको। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर एक जगह, जहां से नोएडा में आप एंट्री करते हो। दिल्ली से आप जब नोएडा जाओगे तो आप DND से जैसे उतरोगे महामाया फ्लाईओवर आता है, यहाँ से आप एंट्री करोगे, यहाँ से सीधा रोड जाता है, ये जाता है सीधे स्ट्रेट टू परी चौक। इसको बोलते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। जो परी चौक के आसपास का एरिया है, दिस इज ऑल ग्रेटर नोएडा, दिस इज ऑल ग्रेटर नोएडा। ये नोएडा हो गया पूरा का पूरा। तो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करने वाला रोड है, दिस इज नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये 22.5 किलोमीटर का ट्रैफिक फ्री स्ट्रेच रूट है। इसी पे परी चौक से 2 किलोमीटर पहले शुरुआत होती है यमुना एक्सप्रेसवे की। परी चौक से 2 किलोमीटर पहले यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं 0 पॉइंट, जहां से यमुना एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है। यमुना एक्सप्रेसवे पे एक टोटल नया शहर बस रहा है जिसका नाम है ईडा। यह है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ की अथॉरिटी का नाम है ईडा। जैसे यहाँ चलती है हुड्डा, नोएडा में चलती है नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा में चलती है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो यहाँ चलती है ईडा। ईडा है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ की एक अलग अथॉरिटी बनाई गवर्नमेंट ने कि इस शहर को मैनेज करने के लिए। दिस इज द फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया। इसको नॉर्थ इंडिया का हॉटकेक आज की डेट में इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, और ये एक्चुअली में फ्यूचर सिटी की तरह बनाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़े कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट करोगे चढ़ के, आप जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर करें, यहाँ आपको बोर्ड मिलता है वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। जैसे आप इसमें एंटर करोगे, सबसे पहले सेक्टर आता है टैक्स जोन 4। टैक्स जोन 4 सेक्टर है 650 एकड़ का। ये पूरा का पूरा IT सेक्टर है। ये पूरा का पूरा, जैसे आपने गुड़गांव में साइबर हब देखा है, आप जैसे ही दिल्ली से एंट्री करते हो सबसे पहले साइबर हब आता है।
एमए स्मॉल क्रॉस करते ही साइबर हब आ जाता है। ऐसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे ही एंटर करते हो तो साइबर हब से 4.5 गुना बड़ा 650 एकड़ के अंदर आईटी सेक्टर है, टेक्जोन 4 के नाम से। ऑलरेडी यहाँ पे कंपनीज को 13 कंपनीज को लैंड अलॉट होके काम शुरू हो चुका है, जैसे NIIT, WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आपने सुना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर इनके बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं। इस पर हमला भी हो चुका था, 9/11 का हमला हुआ था, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ही हुआ था। तो उनका यह कैंपस ऑलरेडी सिचुएटेड है, चालू है। पेटीएम, लावा, वीवो, इन कंपनी से ऑलरेडी अपने ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये है टेक्जोन 4 सेक्टर, ये ऑलरेडी वहाँ ऑपरेशनल हो चुका है। वॉलमार्ट भी है। तो सर नहीं, वॉलमार्ट यहाँ नहीं है, टेक्जोन 4 में वॉलमार्ट नहीं है, वो बताया था। जैसे आप टेक्जोन 4 क्रॉस करोगे, इससे आप आगे निकलोगे तो आपने मैंने दिखाया था वो KGP एक्सप्रेस वे जा रहा था कुंडली गाजियाबाद पलवल वाला, वो एक्सप्रेस वे ऐसे ही निकलता है, ठीक है। इधर आ गया पलवल और इधर वो चला गया गाजियाबाद। जो EPR है, इस EPR का इंटरचेंज यहाँ भी बन रहा है, इस EPR का इंटरचेंज दिया जा रहा है। इससे क्या हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए, कोई पलवल से जाने वाले लोग हैं तो उनको अंदर से ना जाना पड़े, या कोई बल्लभगढ़ फरीदाबाद से जाने वाले हैं, गाजियाबाद से आने वाले हैं, वो डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचेंगे, उसके लिए भी कनेक्टिविटी यहाँ पे उन्होंने दे दी। जैसे ही आपने EPR क्रॉस करा तो यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की एक्चुअल प्लानिंग शुरू हो जाती है, जो अब शुरुआत हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो मेन रोड पे सारी की सारी इंस्टीट्यूशनल लैंड आती है, जिनके अंदर ऑलरेडी वहाँ 3 यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। सबसे पहले EPR से पहले यूनिवर्सिटी आती है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एरिया वाइज। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पूरे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एरिया वाइज। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, रनिंग है, चल रही है बहुत पुराने टाइम से कम हो गए इसको 7-8 साल चलते हुए। इससे जैसे ही आप आगे निकले, एक और यूनिवर्सिटी आती है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी ऑपरेशनल रनिंग के अंदर। इससे अगली यूनिवर्सिटी आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी वहाँ ऑपरेशनल है, इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर आती हैं। इसके पीछे का जो एरिया देख रहे हो, दिस इज सेक्टर 16। अगर आप ये मैप बना के जब कस्टमर के सामने बैठोगे ना, उसको समझाओगे कि हमारी लोकेशन का बेनिफिट क्या है, मैं उस तक पहुंचाऊंगा, इसी मैप पे मैं आपको आपकी लोकेशन पे पहुंचाऊंगा, तो कस्टमर को समझ में आएगा वो एक्चुअली क्या चीज बाई कर रहा है। अगर कंपनी ने विजन लेके वहां पे 40 एकड़ 50 एकड़ 100 बीघे 200 बीघे जमीन ले रही है, तो उसके पीछे पर्पस है ना, कस्टमर को ये समझाना, सर मैं आपको एक 50 गज 100 गज का प्लॉट आज आप बाई कर रहे हो, लेकिन कंपनी ने पहले इस विजन को देख के, यहाँ के डेवलपमेंट को देखने के बाद ही इतनी सारी लैंड यहाँ ली है ना। तो उनको ये चीज समझाना है कंपनी यहाँ पे क्यों मूव ऑन करी, उसके पीछे रीजन ये, उनको ये चीज समझाना। सेक्टर 16 हो गया, NIT हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया। इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हो, गलगोटिया के सामने दिस इज स्पोर्ट्स सिटी, JP स्पोर्ट्स सिटी इसको बोलते हैं। ये पूरी की पूरी JP के पास लैंड थी, उसने स्पोर्ट्स सिटी बनाई है, जिसके अंदर यहाँ पे आता है फॉर्मूला 1 ट्रैक, F1 ट्रैक, इंडिया का पहला F1 ट्रैक ऑलरेडी ऑपरेशनल, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के नाम से ऑलरेडी चालू है। इसका नाम है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, BIC, ऑलरेडी ऑपरेशनल। इसी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर BCCI का क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी ऑपरेशनल, ये सब चालू हो चुके हैं। इस सेक्टर 16-17 से जब आप आगे निकलते हो तो एक सेक्टर आता है अथॉरिटी का, सेक्टर 18, ईडा का सेक्टर है सेक्टर 18। यमुना एक्सप्रेसवे पे पहली जगह जहां पे आप अप्रूव्ड प्लॉट खरीद सकते हो, पहली लोकेशन आई रेजिडेंशियल, पहला सेक्टर, सेक्टर 16 सेक्टर 18। ये है हाई राइज सेक्टर पूरा का पूरा, और ये अथॉरिटी का है। यहाँ आप प्लॉट खरीद सकते हो, क्लाइंट को भी ऑफर दो, सर आपको मैं यहाँ भी दिला सकता हूँ, यहाँ आप ले सकते हो। यहाँ पे आज की डेट में 300 मीटर का प्लॉट मिलता है मिनिमम साइज, एंड द कॉस्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1.35 CR। और ये मैं आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ में बता रहा हूँ, मैं वही काम करता हूँ दोनों रात, तब मैं आपको बता रहा हूँ। 300 मीटर से छोटा प्लॉट नहीं है सेक्टर 18 के अंदर अथॉरिटी का। 1 करोड़ 35 लाख रुपए से स्टार्टिंग है आज की डेट में, उससे कम में नहीं मिलता रीसेल के अंदर। इससे आगे सेक्टर 18 से अगला सेक्टर है, दिस इज सेक्टर 19। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, जो भी यमुना एक्सप्रेस में जानता है वो इसको जानता है, गौर यमुना सिटी। जी भाई, ये 250 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। इसके अंदर भी प्लॉट मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे 55,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेके 75,000 पर स्क्वायर यार्ड तक का रेट है आज की डेट में, इससे कम का कोई रेट नहीं है। इसके अपोजिट साइड में, ये थोड़ा सा आगे हो गया, इस
स्पोर्ट्स सिटी यहाँ तक आ गई। इसके अपोजिट साइड में रेजिडेंशियल सेक्टर आता है, दिस इज सेक्टर 22D। अब स्पोर्ट्स सिटी के बाद में ना एक ऐसे रिंग रोड जाता है, आप समझिए ये ऐसे रिंग रोड जाता है। अभी बोरियत लग रही होगी, मजा आएगा अभी आपको। ये रिंग रोड, इसको बोलते हैं रिंग रोड यमुना एक्सप्रेसवे। इस रिंग रोड के ऊपर ऑलरेडी जिन कंपनीज को लैंड, ये रिंग रोड कहां से, स्पोर्ट्स सिटी से शुरू होके ये ऐसे करके एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। दिस इज यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप समझो इस रिंग रोड के ऊपर ऑलरेडी पतंजलि लेके आ रहा है अपना हर्बल पार्क, सेक्टर 22D के पीछे 500 एकड़ के अंदर पतंजलि का हर्बल पार्क ऑलरेडी बाउंड्री वॉल हो चुकी है इसकी। इसके बराबर में वीवो अपना असेंबलिंग प्लांट बना चुका है, 80% बन चुका है। अभी लोगों को समझ नहीं आता, मैंने फोटो भेज दिया था ग्रुप पर। नेक्स्ट ईयर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। वीवो का इसकी रेरा डेट है 2024 सितंबर की, तो ये लेकिन नेक्स्ट ईयर में ऑपरेशनल कर देंगे। 80,000 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे होंगे। मतलब लोग वहां भी हैबिटेशन नहीं करेंगे। 1 से 1.5 साल में वहां इतनी पॉपुलेशन तो एक कंपनी से पहुंचने वाली है। इसी उसके ऊपर लावा है और इंटेक्स, इन दोनों की भी लैंड है। यमुना एक्सप्रेसवे बेसिकली आप समझो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करने वाली है। सेक्टर 19 आ गया है। सेक्टर 19 के बाद अगला इस साइड में आता है सेक्टर 20। ये भी अथॉरिटी का ही सेक्टर है, सेम ही रेट आता है। ये दोनों के अंदर अथॉरिटी के प्लॉट्स मिलते हैं। और सेक्टर 22D, इन 3 सेक्टरों में अथॉरिटी के प्लॉट है। वहाँ जो कोई आपसे मांगता है कि अप्रूव्ड मेरे को वहाँ चाहिए, तो अप्रूव्ड भाई वहाँ सिर्फ 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D। तीनों के अंदर 120 मीटर का मिनिमम साइज है और 120 मीटर के प्लॉट की कॉस्टिंग है 80 लाख रुपए और 300 मीटर के प्लॉट की कॉस्टिंग है 1 करोड़ 35 लाख रुपए। जितना छोटा प्लॉट उतनी महंगी कॉस्टिंग। डिमांड छोटे प्लॉट की हमेशा ज्यादा होती है। सेक्टर 20 से जैसे ही आप आगे निकलोगे तो सारा का सारा ये शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियल पैच। सेक्टर 28, 29, 30, 11, 12, 10, 9, 8, 7 ये सारे के सारे सेक्टर्स आते हैं इंडस्ट्रियल। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। जैसे IMT मानेसर आपने सुना, ये बहुत छोटा सा लैंड पैच है। यहाँ इस सेक्टर के अंदर 20 से आगे एक जगह और रहेगी, दिस इज सेक्टर 21, जहां आपने सुना होगा फिल्म सिटी आ रहा है। ऑलरेडी चालू फिल्म सिटी के लैंड ओनर ऑलरेडी ऑक्युपाइड कर रखी है किसानों से। उसकी बाउंड्री होकर उसका टेंडर निकाला जा रहा है, कौन सी कंपनी बनाए। तो हॉलीवुड की कंपनीज के साथ में उनकी बात चल रही है। बहुत जल्दी इसका MOU हो जाएगा, कौन इसको बनाने वाला है, सारा पैसा वैसा सारी चीजें चालू है। ये जो इंडस्ट्रियल आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ सिटीज के नाम बता देता हूँ। हर सेक्टर को ना ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि उस सेक्टर में स्पेशली डेडिकेटेड होगा उसी चीज के लिए। यहाँ पे प्लानिंग इस तरीके से, यहाँ ऐसे नहीं एक कंपनी ऑटोमोबाइल की आगे अगली फर्नीचर बना रही है, उससे अगली सीमेंट बना रही है, वो नहीं है। यहाँ पे हर सेक्टर अलग अलग डेडिकेटेड किया गया है। जैसे यहाँ सेक्टर 31 है कि पूरा का पूरा मेडिकल डिवाइस पार्क, इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है सेक्टर 31 के अंदर, जिसके अंदर इंडिया में आपने देखा कोविड के टाइम पे अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हुआ सारा का सारा। इंडिया वैसे भी मेडिकल एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए कोई डेडिकेटेड जगह नहीं है। तो यहाँ पूरा डेडिकेटेड वो आ रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क, ये 31 के अंदर। ऑलरेडी लैंड अलॉट कर दी जा चुकी है 32 कंपनीज को। 32 कंपनीज के प्लांट का इनॉग्रेशन तक हो चुका है, एक साथ भूमि पूजन हुआ है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद आइकिया एक फर्नीचर की कंपनी है, इटालियन कंपनी है बहुत बड़ी, आइकिया अपना लेके आ रही है फर्नीचर पार्क। यहाँ पे आइकिया अपना फर्नीचर पार्क लेके आ रही है। ये लिख लिया यहाँ तक ओके है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है ना। सर बोरिंग तो नहीं हो रहा हूँ प्रकाश जी? नहीं सर, हो रहा, मुझे लग रहा है आपकी बात है, आवाज ही निकल गई सर आपकी, इतनी लो एनर्जी आपकी। मोटा मोटा ये समझो, वो जो रिंग रोड आ रहा था वो ऐसे करके पहुंच गया। ये है एरिया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप नोएडा की तरफ से जा रहे हो, टोल टैक्स आपने क्रॉस किया, टोल टैक्स क्रॉस, सॉरी यहाँ आ गया टोल टैक्स। टोल टैक्स से पहले ये पूरा एरिया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बोलते हैं जेवर टोल। जेवर टोल के इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा का सारा है जेवर टाउन।
ये है वहाँ जेवर ऑलरेडी बसा बसा है शहर का। जेवर से एक रोड जाता था ये बुलंदशहर के लिए, जिस रोड के ऊपर एयरपोर्ट पड़ता है। जैसे आप हाईवे से क्रॉस करोगे, बहुत बड़ा एरिया होता है एयरपोर्ट का, ऐसा नहीं छोटा एरिया। भी रोड्स वगैरह आप सब बंद कर दिए। मैं आपको आपकी साइड की कनेक्टिविटी समझा रहा हूँ। यहाँ तक ये सारे के सारे एयरपोर्ट से पहले सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहे थे, ये सारी इंडस्ट्रियल है, और इधर कुछ रेजिडेंशियल है और कुछ ग्रीन है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े हर्बल पार्क टाइप। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, लो राइज सारे कंस्ट्रक्शन। आप जैसे ही क्रॉस किया टोल टैक्स आ जाता है। टोल टैक्स से आगे पहला इंटरचेंज पॉइंट आता है यमुना एक्सप्रेसवे का, जहाँ पे आदमी नीचे उतर के और घूम के फिर यमुना एक्सप्रेसवे में चढ़ सकता है, इंटरचेंज कर सकता है, दूसरी साइड जा सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरचेंज, जिसको बोलते हैं टप्पल इंटरचेंज। इसे नोट कर लो, मेन आपका पॉइंट है, आप साइड पे पहुंच रहे हो। जेवर का पहला आपका जो इंटरचेंज है उसके पास साइड है आपकी, प्लस पॉइंट आपका यही है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नोएडा से जब भी आप निकलोगे तो पहला इंटरचेंज आता है टप्पल इंटरचेंज। 3 इंटरचेंज है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। पहला आएगा टप्पल, उसके बाद आएगा राया, उसके बाद आएगा आगरा। 3 इंटरचेंज पॉइंट है। तीनों नाम डालो। टप्पल आ गया, उसके आगे आएगा राया, ये मथुरा वाला इंटरचेंज है, राया इंटरचेंज, जहाँ से आप मथुरा वृंदावन जा सकते हैं। तीसरा इंटरचेंज आता है आगरा में कुबेरपुर पे, आगरा। जब कोई आगरा से आएगा तब क्या बोलना है? सेकंड, थर्ड। आगरा के बाद, थर्ड। आगरा के बाद सेकंड इंटरचेंज टप्पल इंटरचेंज। टप्पल इंटरचेंज वो जगह है, अगर आप यहाँ से जाओगे, अगर यहाँ से आप लेफ्ट जाते हो तो सीधे आपको ले जाएगा अलीगढ़। ये अलीगढ़ के लिए 4 लेन हाईवे, जिसपे यहाँ से आगे पहला शहर पड़ता है जट्टारी कस्बा पड़ता है, उसके बाद पड़ती है खैर कस्बा, उसके बाद अलीगढ़। ये मेन 3 कस्बे हैं वहाँ, जट्टारी, खैर, अलीगढ़। सिंपल। खैर ही जहाँ पे आपके प्लॉट है वहाँ की रजिस्ट्री खैर में होती है, तहसील खैर। अगर आप यहाँ से राइट जाते हो तो ये सीधा आपको कनेक्ट करेगा सर पलवल। कुछ कह रहे थे आप? हाँ। ये सीधा अगर राइट जाते हो तो सीधा आपको कनेक्ट करता है पलवल। पलवल में आप लोग, कुछ लोग जानते हैं पलवल, गए हैं कभी? अगर पलवल नहीं गए हो तो पलवल आप सोना से भी जा सकते हो। आप समझो, आप सोना से भी पलवल जा सकते हो वाया सोना पलवल रोड। वहां भी आपकी साइट है ना, सोना रूट ले लो, सोना से और सोना पलवल हाईवे, बल्लभगढ़ कट को भी और सिलाने से पहले टबवेटी। ये आ गया सोना पलवल हाईवे। सोना पलवल हाईवे से ये रोड भी कट जाता है जो चला जाता है आपको बल्लभगढ़। उसको साइड है मंडावर एरिया। हाँ मैं वही कह रहा था, वो तो देखा होगा ना। तो यहाँ भी आपकी साइड है, ये आप पलवल पहुंच गए। आप बेसिकली समझ, ये NH2 के ऊपर कनेक्ट कर जाती है जाके पलवल में, यहाँ NH2 है, समझ रहा। अब जेवर से अगर पलवल से किसी को जेवर जाना है तो जेवर से ना इस रोड पर कनेक्ट करने के लिए एक रोड है जो यहाँ तिराया बनता है, इसको बोलते हैं हामिदपुर। अगर किसी को आज की डेट में पलवल से सपोज करो एयरपोर्ट जाना है तो या यहाँ से गुड़गांव से एयरपोर्ट जाना है तो कैसे जाएगा? या तो वाया नोएडा जाओगे, नोएडा से मैंने आपको रूट बता दिया। दूसरा सर आप गुड़गांव से सोना होते हुए पलवल जाओगे और पलवल से आप सीधे जाओगे हामिदपुर होते हुए, कहाँ पहुंचोगे? अगर वहां जाना तो जेवर, तो हामिदपुर से आप लेफ्ट मुड़ जाओगे और आप जेवर एयरपोर्ट के लिए पहुंच जाओगे। हामिदपुर से आपने लेफ्ट मुड़ा, तो ये आपकी साइड के लिए प्लस पॉइंट। आप इसको बनाओ हामिदपुर को भी। एक तो हो गया टप्पल इंटरचेंज, ये हो गया बड़ा इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे का। दूसरा एक तिराहा है जो मेन तिराहा है जहाँ इंटरसेक्टिंग होगा, दिस इज हामिदपुर। हामिदपुर कट यहाँ पे साइड है। हामिदपुर कट से आप और आगे चलते हो तो ये पूरा टाउन आता है यहाँ, दिस इज टप्पल टाउन। ये कितना आगे चलना है आपने? मैक्सिमम 2 किलोमीटर। हामिदपुर कट से 2 किलोमीटर आगे टप्पल टाउन आता है। इस टाउन से जस्ट पहले ये रोड जाता है। इस रोड पे, रोड से कितनी अंदर होगी सर? कॉलेज से 1 किलोमीटर। इस रोड पे जैसे आप मुड़ते हैं तो पहला एक लैंडमार्क आता है, इसका नाम है जमुना खंड इंटर कॉलेज। सभी को देखा होगा, साइड जाते हो जमुना खंड इंटर कॉलेज पड़ता है। और ये रोड आगे किसी गांव में चले जाती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। मैं थोड़ा सा रिमाइंड मेरे दिमाग में गया। एक फेमस गांव है, उसके लिए ये जाती है, तो सब लोग जानते हैं इस रोड। इस रोड पे करीब 1 किलोमीटर तक तो सारी आबादी है ऑलरेडी वहाँ लोगों के मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। तो उससे आगे निकलती है लेफ्ट और राइट में, शायद दोनों तरफ साइड है। ये आपकी साइड
फेस 1 लेफ्ट होंगे, राइट में फेस 2 ऊपर फेस 2 ये फेज 1 हो गया, ये आपका फेज 2 हो गया। कमर्शियल एंड दोनों। लोकेशन आपको क्लियर हो गई अब? भी नहीं, किसी को लोकेशन का क्लियर ना हो तो आपने क्या बताना है कस्टमर को, यही बताना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी जो मास्टर प्लान चला हुआ वो 2031 तक का है, वो है टिल एयरपोर्ट। मैंने आपको बताया टोल टैक्स से पहले सिर्फ एयरपोर्ट तक का है। अभी फेज 2 का मास्टर प्लान ड्राफ्ट हो रहा है, मैक्स टू मैक्स हफ्ते भर के अंदर मास्टर प्लान बाहर हो जाएगा। ड्राफ्ट हो चुका है, कैबिनेट से अप्रूवल के लिए जा चुका है, यहाँ से बन चुका। 2041 2041 का जो मास्टर प्लान है फेज 2 का, वो पूरा का पूरा टप्पल और बाजना पे ही कॉन्सेंट्रेट है, इस एरिया के ऊपर। उसको अपने लैंड अभी आएगी, उसको बोलते हैं टप्पल बाजना लॉजिस्टिक हब। ये पूरे एरिया का नाम है टप्पल बाजना लॉजिस्टिक हब। बाजना एक और कस्बा है टप्पल से आगे, राय की तरफ जाओगे टप्पल और राय के बीच में यहाँ पड़ता है बाजना। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पहला एरिया नियरेस्ट टू एयरपोर्ट, सबसे नजदीक का एरिया है टप्पल हामिदपुर, ये नियरेस्ट टू एयरपोर्ट सबसे प्रीमियम एरिया है। दूसरा जेवर से हार्डली 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जेवर ऑलरेडी क्योंकि नगर पंचायत है, नगर निगम के अंदर आ चुका है, तो वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं। तो वहां पे अब जाके आप प्लॉट परचेज नहीं कर सकते, उनको सिंपल बताना, वहां पे खरीद फरोख्त बंद हो चुकी है। अभी आप इस एरिया के अंदर खरीद फरोख्त कर सकते हो। डेटा अथॉरिटी के बारे में बता देना कि वो किसको अनुमति दे रही है वहाँ पे, किसको नहीं। मैं बता दूं, जेवर के अंदर उनको बताना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ चुका है जेवर के अंदर, तो वहां पे आप नहीं कर सकते। आपकी लैंड सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद से बाहर होगी जी। दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है नगर निगम टप्पल का, तो उसके अंदर भी आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते आबादी के अंदर। उसके बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लैंड से बाहर हमारी जमीन है, आबादी हमारी दर्ज है, आप इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हो, इसी की आपकी रेजिडेंशियल रजिस्ट्री होती है और आपकी म्यूटेशन भी चढ़ती है, सेम जैसे आप यहाँ प्लॉट बेचते थे। यहाँ भी आपकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री म्यूटेशन भी होती है। हरियाणा के अंदर तो फिर भी अब कई जगह जीपीए होने लग गई, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वहां पे कोई परेशानी नहीं है, आपकी रेजिडेंशियल रजिस्ट्री होगी, रेजिडेंशियल म्यूटेशन सिंपल। 143 कराएगी सर साइड की? जी नहीं जी। अच्छा करानी है जी तो वो चीज बोलनी है तो आप लोग पिच में वो सब से, मैं आपको, मेरा पर्पस इतना था कि यहाँ तक मैं आपको साइट की लोकेशन से अवेयर करूँ। आपके कोई लोकेशन को लेकर डाउट हो पहले तो मुझे से वो पूछो। हामिदपुर से जेवर की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। और टप्पल से? हामिदपुर से जेवर 4 किलोमीटर और हामिदपुर से टप्पल मैक्सिमम 2 किलोमीटर। टप्पल से जेवर की दूरी टप्पल से जेवर 6 किलोमीटर हो गए वो। टप्पल से जेवर 6 किलोमीटर हो गए। अब इनके बीच में क्या है, कई लोग आपको, अगर मान लो वहां के वैसे क्लाइंट आपके डाउट आएंगे, कई लोग यहाँ बीच में एक रोड जाता है नूरपुर के लिए, नूरपुर गांव का रास्ता, बहुत सारे लोग वहां भी साइड्स काट रहे हैं। तो वहां क्या है, लोगों को लगता है कि जेवर से मेरा बहुत नजदीक है, यमुना से नजदीक, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है आने जाने की, उनको यहाँ आना पड़ेगा, उनको कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि आपके लिए प्लस पॉइंट है इंटरकनेक्ट। यहाँ पे आपको मार्केट एकदम पास में मिलता है, आपकी साइड के बिल्कुल पास में मार्केट है, सारा रनिंग मार्केट है। इंटरचेंज हाईवे पे अगर आपने चढ़ना है तो आप 5 मिनट के अंदर हाईवे पे चढ़ जाओगे। आपने एयरपोर्ट जाना है तो वाया हाईवे आप सीधे निकल जाओ, चाहे वाया जेवर, आप सबसे नजदीक सबसे जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये जो साइट है इनको उसको इसी तरीके से कह के बेचना। अभी सर आप बिल्कुल लीस्ट रेट में बाई कर रहे हो, आज प्राइस मेरा कम है इसलिए आपको सस्ती लग रही है, इसलिए आपको दूर लग रहा है। मैं ये इसी प्राइस को मैं बोलता ना 20,000 रुपए गज का मेरा रेट है या मेरा 25,000 रुपए गज का रेट है, तो आप कहते हैं कि हाँ यार साइट में दम होगा। मेरा प्राइस कम है इसलिए आपको हल्का लग रहा है, मेरा और आपका प्राइस, ये बात मेरी यकीन मानना, एक्चुअली में आपका प्राइस बहुत अच्छा है। मैंने आते ही सर को बोला कि प्राइस आपने बहुत कम्पिटिटिव रखा हुआ। वहां पे ऑलरेडी लोग जो साइट्स काट रहे हैं वहां 15 से 20,000 रुपए गज तक के रेट हैं, और ये बात सच्चाई है। मेरा कोई लेना देना नहीं है आपकी सेल्स से, मैं तब भी आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली सच्चाई है। प्लस पॉइंट है सर, चौहद्दी खुलती है, अर्जेंट खुलती नहीं है। क्या चीज? हरियाणा में चौहद्दी नहीं खुलती है। हाँ यहाँ अपने तो आप खुलती है। यहाँ तो प्रॉपर रेजिडेंशियल में रजिस्ट्री होगी, यहाँ डायरेक्शन भी खुलेगी आपको, चारों तरफ क्या है, यस पूरब में इसके ईस्ट में किसका प्लॉट है या क्या है, राइट में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, चारों तरफ आपकी जमीन के क्या है, वो सब इसके अंदर लगा है, तो पक्की रजिस्ट्री होती है। फोटो लग रही है जमीन की। आगे बुला लो, चलो। अच्छा यहीं पे आगे ऊपर बुला लो सब आते हैं। अच्छा बारिश होगी क्या? फोटो लग रही है सर, अब रजिस्ट्री पर। यहाँ पे प्लॉट पे ये देखो आप, ये आपका प्लॉट, इसके इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, एक तरफ इसके रोड हो गया, लिंक मार्क लिखा हुआ है, एक तरफ रास्ता लिखा हुआ 18 फीट,
एक तरफ भूखंड मतलब किसी और का प्लॉट हो गया, इधर भी भूखंड मतलब किसी और का प्लॉट हो गया, और उसकी प्लॉट की फोटो भी लगा दी। तो ये सारी ऑलरेडी आपकी वहाँ पे चीजें चल रही हैं। प्लस अलग अलग सेपरेट है, 18 फीट रोड का अलग होता है, 32 का अलग है, 25 का अलग है। हाँ। बहुत प्लस पॉइंट है वहाँ के लिए। नहीं ये तो जमीन बहुत अच्छी साइट है आपकी। आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा पढ़ोगे ना, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया थोड़ा सा और स्टडी करोगे ना, बहुत मटेरियल है। मैं बहुत ज्यादा नोएडा के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उससे मतलब है नहीं। मैं आपको जो फोकस करना है वो इसी चीज पे अगर फोकस कर लोगे कि एयरपोर्ट से इतनी दूरी है, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। इतना भी नजदीक मत बताना कि 2 मिनट की दूरी है। पहली चीज ये चीज ध्यान रखना, एक्चुअली में जो दूरी है वो 6 और 4 मोटा मोटा आप 8-8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो साइड से एयरपोर्ट की। एक्चुअली में सिर्फ इतनी दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, और ये सच्चाई है। तो ये 10 मिनट का डिस्टेंस होता है। आने वाले टाइम में रेंटल इनकम भी लोगों की यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लोगों को यही समझाना है सर, अब आ जाओ कि आप प्लॉट क्यों लेना है। अब आपने इसको उनको साइड की लोकेशन समझा दी, अब इस चीज पे आ जाओ। थोड़ा सा और 2 मिनट और दूंगा आप लोगों के। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है? दुकान टेस्टी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट से होती है, दुकान टेस्टी है। हाँ देखो, ये व्यवसायिक प्रयोजन है, दुकान की रजिस्ट्री हो रखी है आपकी। जो अगर प्लॉट की होगी वहाँ पे यहाँ लिखा होगा रिहाइश प्रयोजन हेतु, तो बात क्या नहीं मान। आवासीय के अंदर होगी, ये व्यवसायिक के अंदर है। वर्ग गज भी लिखा होगा, वर्ग मीटर भी लिखा होगा, दोनों चीजें बिल्कुल खोल के लिखी हुई है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है सर, हमारी तहसील का टेंशन ना लो आप। अब आपने उसको लोकेशन समझा दी, कनेक्टिविटी समझा दी, सारी चीजें समझा दी, साइड पे लेके पहुंच गए। उसके बाद अब आपने दिखाना है कि विजन, अब दिखाओ उसको विजन कि क्या होगा। आज आप सर उसको बोलो 12,000 रुपए प्रति गज में जमीन खरीद रहे, ये 12,000 रुपए प्रति गज में जमीन खरीद रहे, पर स्क्वायर फीट रेट क्या हो गया उसको समझाओ। आज की रेट में जो शहरों के अंदर प्रॉपर्टीज बिकती है वो कैसे बिकती है? पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट समझते हो, एक गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? 9 स्क्वायर फीट। तो डिवाइड बाई 9। मैं इसका बताता हूँ, पहले एक एक करके आता हूँ, पर स्क्वायर फीट बताता हूँ पहले आपको। डिवाइड बाई 9 करें, क्या आगे सर? समझाते हुए 12,000 को डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारा पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट का रेट निकल के आ जाएगा कितना? 1313 रुपए पर स्क्वायर फीट। सर मैं आपको इस प्राइस में लैंड दे रहा हूँ। आज आप किसी भी शहर में मेरे को, आप 12,000 रुपए गज आपको इसलिए ज्यादा लिख रहा है क्योंकि आपको गज की कैलकुलेशन नहीं पता सर। मैं बताओ सर, आप कभी कोई फ्लैट खरीदने जाते हो या आपके शहरों के अंदर जो जमीन खरीदने जा रहे हो, पर स्क्वायर फीट में खरीद रहे हो आप। आज आप सिर्फ 1333 रुपए पर स्क्वायर फीट में कर दो। एक तो ये कैलकुलेशन, ये हर क्लाइंट पे हर कैलकुलेशन नहीं बिठानी है आपने। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा, किस क्लाइंट पे कैसी कैलकुलेशन बिठानी। अगर कोई पढ़ा लिखा क्लाइंट आपके सामने बैठा है, उसको पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन में घुसा दो। मेरी बात समझ, थोड़ा सा खेलना पड़ता है क्लाइंट की साइकोलॉजी के साथ, सेल्स है। पर स्क्वायर फीट में आपको आज ये प्राइस दे रहा हूँ। आज नॉर्मली किसी भी मार्केट में चले जाओ, 4,000 5,000 ये मिनिमम रेट है। ये नोएडा में नहीं है रेट, ये सॉरी ये गुड़गांव में नहीं रेट, उसको समझाओ। ये रेट सर सोना में भी नहीं मिलता आज की रेट में। आज की रेट में सोना में भी इस पर स्क्वायर फीट में ना फ्लैट मिलता, और अगर प्लॉट की बात करोगे, मैं आपको पर स्क्वायर फीट में क्यों ले जा रहा हूं उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और है, आप आज प्लॉट लेते हो तो आज तो है खाली प्लॉट, आप इस पे 4 फ्लोर बना सकते हो, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर बना सकते हो। Yes. और हर फ्लोर की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री कर सकते हो। आप इसको फ्यूचर में ये 5 घर बना के बेच सकते हो टुकड़ों में। तो ये चीज समझाना। 5 फ्लोर बना के आप एक प्लॉट को 5 टुकड़ों में रजिस्ट्री होगा, और जब वो फ्लोर बिकेंगे वो पर स्क्वायर फीट में बिकेंगे आपके। कोई चीज समझाना, जो फ्लोर बिकेंगे वो आपके पर स्क्वायर फीट में बिकेंगे। और फ्लोर बनाने की आज उसको फिर समझाए, सर आपने प्लॉट लिया 1333 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसके बाद अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शन भी करते हो, अगर आप इसको बनाते हो, तो आज की डेट में मकान बनाने का खर्चा है नॉर्मली बेचने लायक 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, आप समझ लो 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट आती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मोटा मोटा 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट ये होगी बनने की कॉस्ट।
100 गज का अगर प्लॉट लेता है तो एक फ्लोर पर कितना गज, कितने स्क्वायर फीट हो गया? 900। 4 फ्लोर बनाता है, 5 फ्लोर बनाता है, कितना हो गया? 4500 स्क्वायर फीट। पकड़ा दो सर। मैक्सिमम 4500 स्क्वायर फीट बना सकता है। 4500 इंटू 1200, मोटा मोटा 60 लाख रुपए, मतलब 5 फ्लोर बनाने में उसको 60 लाख रुपए की लागत लगेगी मिनिमम एंड पे। अगर आज बनाता है तो आज से 5 साल बाद ये लागत हो जाएगी 80 लाख रुपए मैक्सिमम पकड़ लो। 80 लाख में उसका कितने स्क्वायर फीट बन गया? 45 लाख। स्क्वायर फीट बन गया। उसको लैंडिंग कितनी पड़ी? 1777 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर सर आप 5 फ्लोर भी बना देते हो तो भी आपकी लागत ये बनेगी बनाने की। अब आप मुझे बताओ आप किस प्राइस में बेचोगे जब आप ये बन जाएंगे। अगर से आप इसको सर सिर्फ 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट भी बेच देते हो तो 800 रुपए पर स्क्वायर फीट का एक फ्लोर का प्रॉफिट है आपका। 800 इंटू अगर 900 करते हो 100 गज में, ये डिटेल में सर बता देना, मैं तो एक रफ मोटा मोटा बता रहा हूँ जो मैं पिच में यूज करता हूँ। 7,20,000 रुपए तो आप सिर्फ एक फ्लोर पे कमा के निकलोगे, और आप 5 फ्लोर बना रहे हो, 40 लाख रुपए तो आप फ्लोर में बना के निकाल के ले जाओगे। और आपने कितने रुपए का प्लॉट लिया? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का प्लॉट लेके आप मेरे से 3 से 4 साल में 40 लाख रुपए तो वैसे बना के ले जाओगे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बहुत सारे हैं पॉइंट्स, बाकी सर आपको डिटेल में लेते रहेंगे। मैंने बहुत समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने सुना। किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। 2-4 मिनट।